हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मेरे क्लास में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू रूल इन इंडिया। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस प्रकार सही मायने में संभव हुआ, हम आज इसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, सत्ता को कैसे जो है सेंटर से बॉटम लाइन यानी कि ऊपर से लेकर नीचे ग्रास रूट लेवल तक ले जाया गया। तो हम जैसा कि जानते हैं इंडिया इज ए फेडरेशन और इसके फेडरल फीचर एंड कैरेक्टर को सही रूप में ग्राउंड रियलिटी देने में यह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रियली इट हैड डीपेन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एज इंडिया इज ए वास्ट एंड हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री, इट्स मेनी स्टेट्स आर ऑल्सो very much diversified in different aspects। भारत अपने देश के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ जो है विविधता अनेक रूपों में संपूर्ण देश के स्तर पर व्याप्त है। अगर स्टेट की बात करें, इसके अंतर्गत बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो खुद भी इतने बड़े हैं कि इनके अंतर ढेर सारे जो विविधताएं हैं वो इतनी बड़ी बड़ी विविधताएं हैं कि एक दूसरे से काफी अलग है। यानी कि विद इन ए स्टेट सच डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर्स आर फाउंड इन सच ए मैनर दैट रियली इट लुक्स लाइक बिगर देन मेनी ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो चाहे जनसंख्या के स्वरूप पर हो, जनसंख्या के वितरण पे हो, या फिर जो है टोपोग्राफी से रिलेटेड हो, भौगोलिक वातावरण हो, कार्य व्यवसाय से संबंधित जातियों और नस्ल में बटा जो है डिफरेंट प्रकार के डोमिनेंस जो है, डिफरेंट प्रकार के जो कल्चर से जो रिलेट करने वाले अनेक प्रकार के फैक्टर्स किसी एक राज्य में पाए जाते हैं। इससे हमारे देश में जो विविधता पाई जाती है उससे कुछ कम विविधता उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे स्टेट में कुछ कम नहीं पाई जाती है। दैट्स व्हाई एज इंडिया इज ए वास्ट एंड हाईली डाइवर्सिफाइड कंट्री, इट्स मेनी स्टेट्स आर आल्सो वेरी मच डाइवर्सिफाइड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कई पैमानों पे ये डाइवर्सिटी स्टेट के बारे में भी उतना ही सही है जितना कि हमारे देश के स्तर पर सही है। Implementation of the federal form of the government in India only through the two-tier government of India is really not enough to give the people required access to the government very much easily। तो इसका मतलब है कि चूंकि फेडरल फीचर का जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ अधिकतर जो विशेषता है हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी जो यहाँ है वो काम करती है लोगों की भलाई के लिए। तो आखिर लोगों तक जब तक सरकार की पहुंच नहीं होगी या लोगों की सरकार तक पहुंच नहीं होगी तो भला उनकी भलाई कैसे की जा सकती है, उनके समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। उनके सामने तरह तरह की समस्याएं जो आए दिन आते रहती है, उसका उचित रिसोल्यूशन तो तभी मिल सकता है जब गवर्नमेंट और ये पब्लिक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट करें। तो अगर जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जो है डाइवर्सिफिकेशन इतना है, इसके साइज इतने बड़े हैं ज्योग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली कि स्टेट के रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट से भी कांटेक्ट करना, उन तक अपनी समस्याएं पहुंचाना और उनका फिर उनसे रिसोल्यूशन पाना इतना आसान नहीं। सो अगर हम इसको जैसे मैंने कहा पहले कि यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान आर लाइक large states are quite diversified in topography, demography and culture।
भौगोलिक रूप से, जनसंख्या के आधार पे या विभिन्न संस्कृतियों के आधार पे। ये सारे जो स्टेट्स हैं, हमारा बिहार भी उसमें शामिल है। इवन छोटे मोटे जो है हमारे यहाँ के यूनियन टेरेटरीज भी इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का जहाँ मैटर है तो वहां भी कुछ कम डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। सो टू डील विथ दीज प्रॉब्लम्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया was must. It is because for federal power sharing, an additional tier of government was required through which diversity within the state could be accommodated. ये दो स्तर की हमारे यहाँ जो सरकार काम कर रही थी, संविधान में इसकी व्यवस्था थी। शुरू में जब हमारा संविधान बना था तो सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात की गई थी। लोकल लेवल गवर्नमेंट की बात जो है आर्टिकल 40 के तहत जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में किया गया था, लेकिन उसे सरकारों की मर्जी पे छोड़ दिया गया था कि उसे किस प्रकार वो लागू करेंगे। तो इसीलिए जो पावर शेयरिंग के थ्रू हर वर्ग, हर समाज के लोग, हर कल्चर के लोगों को एकोमोडेट करने की जो स्वस्थ परंपरा रही है फेडरलिज्म में, उसको रियलाइज करने के क्रम में एक तीसरे लेवल के गवर्नमेंट की आवश्यकता थी। टू टियर वे आर नॉट सफिशिएंट टू रिसॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज, इन रूरल एरियाज। सच नीड हैड पेव्ड द वे टू एस्टैब्लिश अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। इसके लिए जिस गवर्नमेंट की स्थापना की गई है हमारे यहाँ, ताकि लोकल लेवल पर इन समस्याओं का निदान किया जा सके, इसे लोकल गवर्नमेंट कहा गया। एंड इट वाज हैपेंड बाय द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अवे सम पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड टू गिव इट टू द लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि राज्य की जो शक्तियां थी हमारे भारत स्टेट में, जो पावर टू रूल था, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांट दिया गया था। इसके पहले हमने बताया था क्लास में कि किस प्रकार से जो है ना, केंद्रीय सूची, फिर राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची को बना करके जुरिडिक्शन तय कर दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के ही द्वारा, केंद्र सरकार के भी और राज्य सरकार के भी। अब इसमें से फिर एक अलग सरकार के लिए जुरिडिक्शन तय करना उन पर जो है भरोसा नहीं किया सकता था और इस प्रकार से संभव भी नहीं था। इसीलिए एक व्यवस्था की गई ऐसी इन कमिंग ईयर्स इन 1992 दैट कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से और कुछ स्टेट गवर्नमेंट से पावर लिया गया और इन लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर ही, लोकल लेवल पर ही लोगों की समस्याओं का उचित निदान किया सके, उचित रिसोल्यूशन दिया जा सके। इस क्रम में अगर हम देखें तो जिस प्रोसेस को अपनाया गया, अगर ये कहेंगे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की कुछ पावर को और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर को लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दिया गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सच प्रोसेस वाज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इन फैक्ट सच में ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है क्या, इसके बारे में अगर कुछ समझें तो इट वाज द बेस्ट रेमेडी टू रिसॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि लोकल लोग ही बेहतर ढंग से जानते हैं कि आसपास की समस्याएं आखिर है क्या, समस्याओं के कारण क्या है, और उन समस्याओं का निदान भी लोकल लेवल पर अगर संभव हो पाता है तो वह दी बेस्ट रेमेडी होता है। क्योंकि उन्हें जिन रिसोर्सेज के बदौलत समस्याओं का निदान कर पाना संभव दिखता है, उन रिसोर्सेज का ज्ञान लोकल लेवल के लोगों को ज़्यादा बेहतर ढंग से होता है। इसलिए टू गिव द बेस्ट रेमेडी टू द लोकल प्रॉब्लम, लोकल ग्रीवांसेज, लोकल गवर्नमेंट्स आर द बेस्ट रेमेडी। That's why through it local people were provided
द चांस टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। ऐसा करके वास्तव में प्रोपागेशन ऑफ एजुकेशन रिलेटेड टू डेमोक्रेटाइजेशन भी पॉसिबल हुआ। लोगों को लोकतांत्रिक तरीके सिखाना, बताना और उसके बारे में सही ढंग से उनको ज्ञात कराना, इसके हर अवयव, हर अंग से, कि किस प्रकार से डेमोक्रेटिक वैल्यूज में रहते हुए, उनको पालन करते हुए लोकतांत्रिक ढंग से समस्याओं का निदान किया जाता है। यानी कि बॉटम लेवल तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पहुंचाने में, उसको लागू करने में इस लोकल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इट हैड हेल्प्ड अ लॉट इन डेमोक्रेटाइजेशन अप टू बॉटम लेवल in India. So it helped in realization of local self government. इस तरह से ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर जो है, सॉरी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्तर पर स्वशासन करने वाली जो सरकार थी उसकी स्थापना की गई। ऐसी सरकार जो स्थानीय स्तर पर अपने लोगों द्वारा स्थापित की गई, चलाई गई, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो अधिकार मिला, इस प्रकार के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना करके इन स्थानीय लोगों को भारत के विभिन्न भागों में इसने सही मायने में लोकतंत्र की जड़ों को हमारे देश में काफी मजबूत किया। ये किस प्रकार से संभव हुआ, इसे एक अगले स्लाइड में देखते हैं। And in the context for the establishment of local self-government, in 1992, a 73rd and 74th constitutional amendment were brought, and through this, the government established in India at the local level was of both areas, for both areas. For the village area, yani rural areas, and the urban areas. We see it now. In 1992, in order to extend decentralization, Constitution was amended to establish third tier of government in India in form of local government. जो local government स्थापित किया गया इस constitutional amendment के द्वारा, जो 1992 में लाया गया, दो सक्सेसिव लाए गए, है ना, for rural government 73rd constitutional amendment and for urban government 74th constitutional amendment, and according to these amendments following changes were brought। जो भी ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी, उसके द्वारा जो परिवर्तन लाया गया पहले की शासन व्यवस्था में, उसमें जो सबसे प्रमुख थे वो क्या थे? होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर द लोकल बॉडीज। जितनी भी ये लोकल बॉडीज थे, चाहे वो रूरल एरियाज में हो या अर्बन एरिया में, जो फिक्स टर्म था उस टर्म पर ही निश्चित तौर पे इलेक्शन करवा लेना अनिवार्य। हालांकि इसके पहले जो हमारे यहाँ 1992 के पहले जो पंचायती राज था, जो शुरू में हमारे देश में आज़ादी के बाद स्थापित किया गया था, निश्चित तौर पर पंचायती राज था, कोई डाउट उसमें नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अधीन था और इसमें इलेक्शंस कब होगा ये निश्चित नहीं था। इसके फंक्शंस और पावर्स जो पंचायत सरकार के थे उस समय, वो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पूरी तरह से होने से लगभग नेग्लिजिबल पावर इन पंचायत सरकार को थी, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जो थी, है ना, नगर पालिका या नगर निगम उस समय थे, उनको वास्तविक पावर नहीं थी, स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पे उनको पावर मिले हुए थे कुछ, और इनके इलेक्शन कभी भी समय पर नहीं हो पाते। इसके कारण इनके द्वारा जो भी फंक्शन उस समय होता भी था वो ठीक से संपन्न नहीं हो पाता था। बट यानी कि इस प्रकार की जो लोकल सरकार जो थी उस समय में, स्थानीय सरकार जो बनी थी, वो ठीक से काम नहीं कर पाती थी। इस कमी को दूर करने के लिए ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में व्यवस्था की गई
कि इलेक्शन जो है रेगुलर टर्म पे होने चाहिए, रेगुलरली फिक्स टर्म पे होने चाहिए। इन दीज लोकल बॉडी रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड OBC ऑफ फॉरगोनिंग असर, चूंकि हम जानते हैं सही मायने में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक शेयरिंग ऑफ पावर विद इन द डिफरेंट कम्युनिटीज को जस्टिफिकेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, उनको अवसर नहीं दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए पावर टू रूल, या कह सकते हैं कि दूसरे जो है कार्यों में। इसलिए इन लोकल बॉडीज में भी अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन STs, SCs, OBCs को रिजर्वेशन दिया गया, यानी उनके मेंबर्स चुन के आते थे। रिजर्व जो उनके जो शहरी क्षेत्र में जो वार्ड मेंबर होते हैं या पंचायत में जो है फिर जो है भी वार्ड मेंबर जो इसके तहत जो तहत जो चुने गए, उनके जो संख्या थी या पंचायत ही जो है समूचा का समूचा कहीं कहीं पे जो है वो किसी खास SC, ST और OBC के ग्रुप के लिए रिजर्व कर दिया गया। एक विशेष विशेषता इस बार इसमें यह रही कि 1/3 सीट यानी 1/3 सीट इन लोकल बॉडीज वे रिजर्व फॉर वुमेन, महिलाओं को भी, क्योंकि यह माना गया हमारे देश में और वास्तव में सत्य भी है कि सदियों से महिलाओं के साथ जो है उचित व्यवहार किया नहीं गया है, सामाजिक तौर पे उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है, पॉलिटिकली भी वे काफ़ी पीछे हैं, इसलिए उनको उचित रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज में मिले तो 1/3 लोकल बॉडीज में मेंबरशिप इन महिलाओं को प्रदान किया गया रिजर्व करते हुए। हमारे बिहार में तो इस 1/3 सीट को बढ़ाकर और 50% जो है सीट को रिजर्व कर दिया गया है फॉर द एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन वाज क्रिएटेड। चूंकि इलेक्शन समय समय पे होने हैं और सारे इलेक्शन की जवाबदेही जो है किसकी होती है, तो इलेक्शन कमीशन की होती है। इसलिए समूचे हर स्टेट में लोकल बॉडी के इलेक्शन बिल्कुल समय पे हो, उससे संबंधित सारी तैयारियां जो है बिल्कुल सही ढंग से हो, इसलिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया हर स्टेट में, और जो एम्पावर किया गया कि बिल्कुल समय पे इन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को संपन्न करें। स्टेट गवर्नमेंट्स वाज रिक्वायर्ड टू शेयर इट्स सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडी, और स्टेट गवर्नमेंट से ये उम्मीद की गई कि वह कुछ पावर इन लोकल बॉडीज को शेयर करे, उनको दे, और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिस्से का कुछ रेवेन्यू इन स्टेट लोकल बॉडीज को प्रदान करे। हालांकि इन लोकल बॉडीज को भी ये एम्पावर किया गया कि वो खुद से भी रेवेन्यू अपने इलाके में जनरेट कर सके। इस तरह से भारत में पंचायती सरकार देहाती क्षेत्रों में यानी रूरल एरियाज में स्थापित की गई, इसे पंचायती राज भी कहा गया। इन रूरल एरियाज रियली अंडर द लोकल गवर्नमेंट 3 tier पंचायती राज वाज एस्टैब्लिश्ड। ये जो लोकल बॉडी है उसमें ग्राम पंचायत कहलाया, जो गांव में पंचायत बना, जो पहला जो टीयर है ये पंचायती राज सिस्टम का, वो जो विलेज लेवल पर है ना, वो एक खास बड़ा विलेज अगर हो या अगर गांव छोटे छोटे हो तो एक ग्रुप ऑफ विलेज को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया गया। ये बॉटम लेवल जो है वास्तव में जो है लोकल गवर्नमेंट था, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ द जो है ये पंचायती राज गवर्नमेंट था। इसमें वास्तव में ग्राम पंचायत के स्तर पर एक काउंसिल बनाया गया और इस काउंसिल के मेंबर वार्ड मेंबर्स थे जो लोगों के द्वारा चुने जाते थे। एक वार्ड में एक वार्ड मेंबर चुना जाता था जो रिप्रेजेंट करता था अपने वार्ड को, और इस तरह ये ग्राम पंचायत अस्तित्व में आता था। एंड दिस ग्राम पंचायत वाज हेडेड बाई प्रेसिडेंट। कहीं कहीं पर इसके प्रमुख को, हेड को प्रेसिडेंट कहा जाता है, कहीं पर ये मुखिया कहलाते हैं और कहीं सरपंच भी कहलाते हैं। ये स्टेट टू स्टेट इनका जो लोकल जो नेम है वो वेरी करता है हमारे देश में। इस ग्राम पंचायत पर जो लोकल गवर्नमेंट का सबसे बॉटम लाइन है, इसकी सुपरवाइजरी बॉडी के रूप में ग्राम सभा है, यानी कि वह सभा जो ग्राम लेवल पर है, विलेज लेवल पर है, गांव के स्तर पर है, और गांव के जितने भी वोटर हैं
जो भी एडल्ट फ्रेंचाइज जिनको मिला हुआ है वो सारे के सारे वोटर इस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और विभिन्न कार्यों को संपादित करने के क्रम में ग्राम सभा की ये जो मीटिंग होती है हर साल कम से कम 2 से 3 बार होनी आवश्यक है, ताकि ये ग्राम पंचायत में जो कुछ भी कार्य होने हैं, जैसे कि बजट पास करना उसका, फिर जो है उसके साथ साथ जो है फिर जो कह सकते हैं कि जो भी कार्य हुए हैं उसको सुपरवाइज करना, रिव्यू करना, कहीं कोई टैक्स भी लगाना, टैक्स कलेक्ट करना, यानी लोकल लेवल पर जितने सारे कार्य जो ग्राम पंचायत के द्वारा संपन्न किए जाते हैं उन सारे कार्यों को सुपरवाइज किया जाता है इस प्रकार के ग्राम सभा के मीटिंग में। इसमें सारे जो वोटर्स होते हैं एक पंचायत के वो सब के सब मेंबर होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इस ग्राम पंचायत के स्तर पर जो है पंचायती राज के तहत ये जो दूसरा टीयर होता है, ये दूसरे टीयर के लेवल पर जो है जो सरकार बनती है वो ब्लॉक लेवल पर बनती है। ब्लॉक लेवल पर जो ये सरकार बनती है उसके यानी जो लोकल सरकार से मतलब है जो लोकल गवर्नमेंट अस्तित्व में आता है, तो ये लोकल गवर्नमेंट जो अस्तित्व में आता है उसे सेकेंड लेवल, तो अगर देखें इस रूप में पंचायत समिति, सेकेंड लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट अस्तित्व में आता है वो पंचायत समिति होता है। और यह पंचायत समिति इसके मेंबर्स है ना, मेंबर्स जो होते हैं मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स। इन ये ब्लॉक लेवल पर वास्तव में यह काम करता है। इसका जो हेड होता है वो प्रमुख, हमारे बिहार में से प्रमुख कहा जाता है। और इसके तहत जो है एक ब्लॉक लेवल पर जो काम किए जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए वो ये पंचायत समिति संपन्न करती है, उसको पूरा करती है। तीसरे लेवल पर जो गवर्नमेंट है, थर्ड टीयर जो है उसे जिला परिषद कहते हैं। जिला परिषद, ये जिला परिषद एक चेयरपर्सन के द्वारा, इसे कहीं कहीं अध्यक्ष भी कहते हैं, के द्वारा हेडेड। दिस जिला परिषद इज हेडेड बाय ए चेयरपर्सन। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स जो इसके होते हैं इलेक्टेड बाय वोटर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट in different जिला परिषद जुरिक्शन जिला समूचे जिला को कई जिला परिषद सीट में बांटा जाता है और हर सीट से जो है एक मेंबर चुने जाते हैं और उसको एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर वोटर्स जो है चुनकर भेजते हैं। इसके जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो जिले भर में समूचे डिस्ट्रिक्ट में जितने एमपीज एमएलएज एंड डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल, और ये जिला परिषद समूचे जिले के स्तर पर जो है अपने पंचायत समिति और ग्राम पंचायत जो है खास करके जो है जो ग्रामीण रूप पे है, लोकल लेवल पर है, उनके कार्यों को सुपरवाइज करता ही है। जिला के लेवल पर जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
की व्यवस्था करता है, उनके यानी समूचे जिले में विकास की जो योजनाएं बनती है उसको कार्यान्वित करते हैं। बजट पास करने से लेकर के जो है उसका जो रिव्यू भी जो है ये करते हैं, एलोकेट भी करते हैं, फंड भी एलोकेट करते हैं। इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ये 3 टियर जो है पंचायती राज के तहत यहाँ मटेरियलाइज किया गया हमारे यहाँ 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। और 74th अमेंडमेंट जो है 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो है भारत में टाउन्स के लिए, जो छोटे शहर है, टाउन्स के लिए म्यूनिसिपैलिटी जो एक चेयरपर्सन के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा हेड किया जाता है, और सिटीज के लिए कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो मेयर कहलाता है। हर जगह जो है यहाँ टाउन या सिटीज में कुछ खास इलाके को एक वार्ड में बांट दिया जाता है, यानी कि कई वार्ड होते हैं। एक जो है शहरी क्षेत्र में, वो छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, और इसका जो द्वारा वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो चुने जाते हैं वार्ड मेंबर, उनसे मिला करके जो बॉडी बनती है ना, वो म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पर और एक कॉरपोरेशन के लेवल पर, जो एक चेयरपर्सन और मेयर के अधीन काम करते हैं। उनके देखरेख में इनका जो है वास्तव में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, पॉलिटिकल हेड होता है। अगर छोटे शहर में कहें तो चेयरमैन जो होते हैं पॉलिटिकल हेड होते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के, और सिटीज में जो है कॉरपोरेशन होते हैं के हेड जो होते हैं वो मेयर होते हैं। इस तरह से शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के स्वप्न को साकार किया गया, जो आर्टिकल 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में निर्देश दिए गए थे, जो गांधी जी की विचारधारा के आधार पर आधारित था। रियली इसको रियलाइज करने की कोशिश की गई थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हकीकत तो यह है कि वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था ने हमारे देश में डेमोक्रेसी को, है ना, सच सिस्टम such arrangement of local governments had really deepened the democracy in the country very much. और वैसे कहने के लिए देखें तो हमारे यहाँ वास्तव में जितने मेंबर चुन के आते हैं 36 लाख मेंबर्स हमारे देश में इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुन कर आते हैं। और इतनी बड़ी संख्या जो है हमारे देश में सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स की है, वो तो किसी देश की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की जो व्यवस्था है, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में लोगों को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को रियल सेंस में ग्रास रूट तक इस्टेब्लिश करने में इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को काफ़ी सफलता मिली है। सही मायने में आज जो है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को सही रूप दिया गया है थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। आज के वीडियो में इतना ही। आपका जो ये सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म है इस तरह से समाप्त होता है, और अगले वीडियो में मैं जब आऊँगा तो एक दूसरा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज को फिर शुरू करूँगा। तब तक आप इंतज़ार करें। थैंक यू।